नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए कमांडर संदीप धवन सर। मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो जो पूरी दुनिया का सुपर पावर है, जो पूरी दुनिया को बिग ब्रदर, बड़े कॉप की तरह ट्रीट करता है, उनके अपने जहाज उनसे नहीं संभल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो टपक रहे हैं। सॉरी फॉर बीइंग सो कैजुअल अबाउट इट, बट इट लुक्स लाइक दैट। मतलब 5 दिन से आके बैठा हुआ है। हम कितनी मेहमान नवाज़ी करेंगे? प्लीज़ उड़ाओ और लेकर जाओ अपने घर। We are talking about F-35B. We'll talk now serious. Sir, a very warm welcome on the show. This is becoming hilarious. The entire world is watching. Fighter aircraft. मतलब 5 दिन नहीं, मेरे ख्याल से आज 7वां दिन है। मतलब this is becoming a joke of the world, not even of the town. Over to you, sir. नमस्कार, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। बात करते हैं सीधा, ये हुआ क्या, ये क्या चीज है भाई जिसके बारे में लोगों ने OLX पे भी डाल दिया कि OLX पे भेज दिया जाए। और एक और भी जोक आया था कि जब तक वो तिरुवनंतपुरम का नाम लेते हैं वो ब्रिटिशर, वो तब तक वो उनका फ्यूल खत्म हो गया और उनको लैंड करना पड़ गया यहाँ पे। तो बहरहाल आते हैं कि ये आया कहाँ से ये तो F-35B ये एयरक्राफ्ट है और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि यूके का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये ऑपरेट कर रहा था इंडियन ओशन में। 8 महीने से का डिप्लॉयमेंट है ये, और ऑपरेशन हाई मास्ट करके उसका नाम है। तो ये ऑपरेट कर रहे थे उसमें, और इसके बाद अब मिडिल ईस्ट से ये निकल के एयरक्राफ्ट पैसिफिक की तरफ जा रहा था। तो ये ऑपरेशंस करते हुए ये 65,000 टन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। अच्छा बड़ा कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इससे ये इनके F-35B जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट हैं और ये ऑपरेट करते हैं इसको। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट आपको मैं बता देता हूं कि क्या हुआ। तो जैसे इंडियन एयरफोर्स ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि हमारा जो ADIZ, ओके, एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन जोन जो होता है हमारा, उसके ये बाहर ऑपरेट कर रहे थे। तो तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम कह लें आसानी में, तो उसके जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के जो है वहां पे चेन्नई का लगता है, और वो 100 किलोमीटर्स तक सी के अंदर चला जाता है। उसके आगे जो है वो मालदीव्स का शुरू हो जाता है। तो अगर कहा है इन्होंने कि ये हमारे एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के बाहर ऑपरेट कर रहे थे, इसका मतलब ये मालदीव्स के ADIZ में ऑपरेट कर रहे होंगे। तो वहां पे ये एयरक्राफ्ट जो था, इसको कोई इंजन जो था उसके कुछ इश्यू हुआ, उसमें या तो थ्रस्ट रिडक्शन हुआ या थ्रस्ट फुल्ली डेवलप नहीं हो पा रहा था। याद रखिए कि इंडियन ओशन में इस समय मॉनसून है, और मॉनसून में इंडियन ओशन बहुत ज्यादा जो है रफ हो जाता है। अब जो F-35B एयरक्राफ्ट है, ये एयरक्राफ्ट जो है रोल करके जो कि ना अपना जो एयरक्राफ्ट के ऊपर चल के और टेक ऑफ कर लेता है, लेकिन जब लैंडिंग के लिए आता है तो ये वर्टिकल लैंडिंग करता है। तो इसमें अगर इंजन का इश्यू आ जाए, आपके पास पूरा थ्रस्ट नहीं है, तो आपको लैंडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह ऐसे लैंड करेगा, ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह लैंड करेगा। तो ये वर्टिकल लैंडिंग करनी है इसको, और अगर आपके पास सफिशिएंट थ्रस्ट नहीं है तो आप लैंडिंग नहीं कर सकते हैं, और वो भी इतने रफ सी में मॉनसून के टाइम में तो असंभव हो जाता है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर भी होता है बिल्कुल छोटा सा दिखता है। तो हेड्स ऑफ टू ये फाइटर पायलट्स और उनका स्पेशली जो नेवी के नेवल एविएटर्स हैं और हेलीकॉप्टर पायलट्स, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस में ये लैंड करते हैं। वो जो एक शिप होता है वो रोल भी कर रहा है, पिच ऊपर नीचे भी जा रहा है, तो बहुत टफ कंडीशंस होती हैं। तो बहरहाल इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्होंने सोचा कि पावर कम है तो फ्यूल डंप कर देते हैं। तो उनका जो फ्यूल था उन्होंने वो डंप किया और फिर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन वो सफिशिएंट पावर उनके पास अभी भी नहीं थी, और इनको फाइनली त्रिवेंद्रम की तरफ डाइवर्जन करना पड़ा, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट जो होता है एक प्राइमरी उसका डेस्टिनेशन होता है, जो कि इस केस में एयरक्राफ्ट कैरियर था। अदरवाइज आपका लैंड पे कोई एयरफील्ड हो सकती है, और सेकेंडरी एक एयरफील्ड होती है जो आप अगर उस अपने डेस्टिनेशन पे लैंड नहीं कर पाते हैं तो वहां चले जाएंगे। और वो बहुत कंडीशंस हो सकती हैं, वहां पे वेदर खराब हो सकता है, या कोई कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, रनवे ब्लॉक्ड है, या
तो इसमें इस कंडीशन में क्या था कि ये इनकी खुद की कैपेबिलिटी नहीं थी एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड करने की, तो इनको डाइवर्ट करना पड़ गया। अब याद रखिए कि इन्होंने डंप कर दिया था फ्यूल, तो डंप कर दिया था, तो एक जो पार्शियल पावर के साथ एयरक्राफ्ट आ रहा है और वो त्रिवेंद्रम की तरफ आया, तो इनका फ्यूल भी कम हो गया। अदरवाइज सफिशिएंट फ्यूल होता इनके पास, लेकिन फ्यूल भी इनका कम हो गया। और तो ये आके इन्होंने त्रिवेंद्रम पे इमरजेंसी डिक्लेयर की और त्रिवेंद्रम में ये लैंड किए 9:30 के आसपास 14 जून को, जो कि शनिवार था, सैटरडे के दिन। अब ये लैंड करने के बाद पूरा खलबली मच गई, क्योंकि F-35 बहुत ही सीक्रेटिव जहाज है जिसको हर कंट्री जो है बिल्कुल अपने सीने से लगा के रखती है, क्योंकि बहुत हाई टेक एयरक्राफ्ट है और किसी भी तरह किसी भी जगह पे इसको खुलेआम वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि इसके बारे में कि लोगों को पता लग जाए। तो जो सर इतना आप देखिए, सीक्रेटिव क्यों है? हाँ, मैं इसके ऊपर आऊंगा अभी कि इतना सीक्रेटिव क्यों है। तो ये जो पायलट हैं, इसके फाइटर पायलट, वो वहीं खड़े रहे। उनको केवल एक चक्कर लगाया गया, उनका इमिग्रेशन हुआ, वो कहते हैं मैं वापस जा रहा हूं। वो 2 घंटे एयरक्राफ्ट के पास ही खड़े रहे, चाहे धूप थी चाहे बारिश थी, क्योंकि त्रिवेंद्रम में और केरला में इस समय घमासान बारिश होती है, जिसे कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स। तो उस तरह की बारिश होती है और उसमें वो वहां खड़े रहे। 2 घंटे बाद इनको कुछ रिलीफ के लिए उनके जो कुछ सैनिक वगैरह आए और उन्होंने वहां पे पहरा देना शुरू किया। भारत के जो सीआईएसएफ जवान थे वो तो वहां पे ऑलरेडी थे ही थे। तब जाके ये माने कि मैं अब अंदर टर्मिनल की बिल्डिंग में जाऊंगा। तो ये सीक्रेटिव आपने बात क्यों की? क्योंकि इसकी जो टेक है बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है, और मेन जो इसका है सॉफ्टवेयर है। अगर कोई इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ले, चोरी कर ले, जिस तरह से चीन ने किया है, तो और या उसके अलग अलग पहलुओं को पहचान ले, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहानी उस दिन हुई और इनके जवान जो थे वहां पे तैनात रहे। अगले दिन, वो संडे के दिन, इनकी एक टेक्निकल टीम आई और उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया, और देन दे रियलाइज कि इसमें हाइड्रोलिक्स की प्रॉब्लम भी आ चुकी है। तो इंजन की प्रॉब्लम आ गई थी, फ्यूल इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर की, और हाइड्रोलिक्स क्या है? जैसे हम लोग अभी बहुत बातें कर रहे थे कि जो एयर इंडिया 171 का जो दुर्भाग्यपूर्ण जो क्रैश हुआ था, उसमें बहुत लोगों ने सबने बातें कर दी। हर आदमी उस समय एक्सपर्ट भी बन गया था कि लैंडिंग गियर ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसके फ्लैप्स नीचे नहीं आए थे, और वाह 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 ये वो। लेकिन तो ये जो जितनी भी चीजें हमने बात की हैं, लैंडिंग गियर, फ्लैप्स, एयरक्राफ्ट का कंट्रोल सिस्टम, ये सब कुछ निर्भर करता है हाइड्रोलिक्स पे। तो हाइड्रोलिक्स भी फेल हो गया, उसका इंजन में उसके गड़बड़ थी, तो वो एयरक्राफ्ट नहीं जा सकता था यहां से। तो इन्होंने काफी कोशिश की, जो ये टेक्नीशियंस आए हुए थे, और वो उसको ठीक नहीं कर पाए, और वो भी चले गए, और एक नया पायलट आ गया, और ये पायलट आए थे इनको साथ लेके चले गए, और एक नए पायलट आ गए और उनकी सिक्योरिटी टीम आ गई, जो अभी भी वहां बरकरार हैं। छठा दिन है आज, और ये बातचीत वहां चलती जा रही है। तो कुछ लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, अरे भाई हमने तो इनके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को हमारे रेडार ने पिकअप कर लिया, इनका टेक्नोलॉजी इनकी फेल हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला। तो प्लीज रिलैक्स, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई फाइटर एयरक्राफ्ट होता है, वो सिविल एयर स्पेस में अगर फ्लाई कर रहा है, तो उसको अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन करना पड़ता है, जिससे कि उसको सिविल रडार्स उसको पिकअप कर सके, उसकी स्पीड, उसकी हाइट, वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। अदरवाइज वो दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए खतरा बन सकता है। पार्ट 1। पार्ट 2 एक होता है लुनेबर्ग लेंस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो होते हैं, क्योंकि उनका एक होता है रडार क्रॉस सेक्शन, आरसीएस, वो जो है अगर आपने एक बार भांप लिया, तो आप उसको अपने डेटाबेस में रख लेंगे, और उसको फिर उसी डेटाबेस से आप उस एयरक्राफ्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वो नहीं चाहता है, जब भी जैसे J-20 जो होता था चीन का, वो हिमालय के ऊपर उड़ता रहता था गलवान के दिनों में, और तो हमारे रडार उसको पिकअप करते थे। ये नहीं था कि हमने उनको ढूंढ लिया, हम ढूंढ सकते हैं, कोई बात नहीं, उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, चीजें होती हैं, अलग रेडार्स होते हैं उसके। लेकिन इस संदर्भ में जब आएंगे कि त्रिवेंद्रम में,
तो यहाँ पे जो था, मुझे नहीं पता है कि ये लुनेबर्ग लेंस फिट करके आए थे कि नहीं आए थे। लुनेबर्ग लेंस से क्या होता है कि वो उसका जो ओरिजिनल जो आरसीएस होता है उसको वो दबा देता है, उसकी जगह एक अपना एक आर्टिफिशियल रेडार क्रॉस सेक्शन खड़ा कर देता है, जिससे कि आप अपने डेटाबेस में नहीं ले सके कि इसका आरसीएस क्या है। तो इसीलिए ये दो चीजों के कारण उस जहाज को उनके रेडार पे पिकअप किया और उसको वहां पे लैंडिंग कराई गई। अब ये जहाज गया है फंस, जैसे आपने कहा ना कि भैया कब लेके जाएंगे, इतने दिन हो गए, कब तक मेहमान नवाजी करें। उनके जो पायलट्स हैं वो एयरपोर्ट का जो टर्मिनल है उसको छोड़ के जा ही नहीं रहे हैं। उनके जो टेक्नीशियंस हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। भारत ने उनको ऑफर किया कि हम इसको हैंगर के अंदर ले जाते हैं, वहां सुरक्षित रख देंगे, वहां आप उसको, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर विजुअल नजर नहीं रख सकते हैं तो वो इतने ज्यादा उस पर घबराए हुए हैं कि वो कहते हैं हम नहीं लेके जाएंगे। और याद रखिए कि बारिश जो होती है त्रिवेंद्रम में इस समय इतनी खतरनाक होती है कि वो टारमैक पे जो एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है उसके हर हिस्से में, शायद इनको अंग्रेजों को पता नहीं है कि उनके हर हिस्से में वो पानी चला जाएगा और वो अंदर जाके तबाही कर देगा। उनके सॉफ्टवेयर से लेकर और दूसरे जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स वगैरह में काफी परेशानी कर सकता है पानी। और अगर पानी नहीं भी जाता है तो उसका अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर भी जाएगा तो काफी ज्यादा परेशानी कर सकता है। तो बहरहाल ये एयरक्राफ्ट इस समय टारमेक पे है और इस समय ब्रिटिशर्स को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें इसके बारे में। कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि भाई, क्योंकि अब ठीक करने के लिए बहुत बड़ी टीम आएगी, लेकिन अगर ठीक भी कर दिया उन्होंने उसको तो लेके कहां जाएंगे, फ्लाई करके कैसे लेके जाएंगे? उसके लिए इनको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। एयरक्राफ्ट कैरियर निकल चुका है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर तो वापस आने वाला नहीं है, वो एक्सरसाइज में है। 9 मंथ्स का डिप्लॉयमेंट, सॉरी 8 मंथ्स का डिप्लॉयमेंट है उसका। तो इन्होंने अब दो ही काम हो सकते हैं कि जो मैंने आपको एक तो पहले बता दिया कि एयरक्राफ्ट कैरियर लाइए, इस जहाज को ठीक करिए, उसके ऊपर उसको लैंड कराइए और लेके जाइए। दूसरा है कि आप एक बड़ा जहाज, ओके, हैवी लिफ्ट कैरियर उसको कहते हैं, वो लेके आइए। और कितने जहाज हैं वर्ल्ड में? केवल दो जहाज हैं ऐसे जो कि पूरे इस F-35B को अपने अंदर ले जा सकते हैं, कार्गो में, कार्गो स्पेस में ले जा सकते हैं। उसमें तो है, एक है AN-124, ओके, जो रशियन एयरक्राफ्ट होता है, ये है। और दूसरा एक है C5 गैलेक्सी जो कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट है। तो रशियन तो ये यूज करने से रहे नहीं, तो C5 गैलेक्सी में ले सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि आप इसके विंग्स को रिमूव करिए और फिर C17 में मॉडिफिकेशन करके आप उसमें भी ले आ सकते हैं। C17 वैसे भारत के पास भी है, लेकिन आप इतना काम क्यों करेंगे कि आप उसका विंग रिमूव करें फिर उसको, तो ये तो बहुत डिसमेंटलिंग वाली बात हो जाएगी। तो सबसे जो लाइकली जो बात लगती है वो कि ये C5 गैलेक्सी लेके आएंगे और उसमें ले जाएंगे। और ये महंगा अफेयर है क्योंकि C5 गैलेक्सी जो है वो $10,000 पर घंटे से ज्यादा का उसका खर्चा आता है। तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 2 से 3 मिलियन के बीच में खर्चा आ जाएगा, या कह लीजिए 20 से 25 करोड़ का खर्चा आ जाएगा इस जहाज को रिकवर कराने में यहाँ से ब्रिटिशर्स के लिए। अब ब्रिटिशर्स की हालत जो है, वो जो चोरी किया हुआ पैसा है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, उनके पास नहीं है। इनफैक्ट जो ये HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही लचर हालत में है। 2019 में ये 65,000 टन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने बनाया था, ये वहां पे मतलब मजाक का एक उस पर दौर चलता है, वहां पे उसके ऊपर मीम्स बनते हैं, क्योंकि ये पहले 2 साल में 2019 से लेकर 2022 तक के बीच में केवल 3 महीने सेल कर पाया था। क्योंकि ये जैसे ही निकलता था, इसके एक बार इंजन रूम में फ्लडिंग हो गई, तो फिर उसका जो प्रोपेलर होता है, उसका एक शाफ्ट होता है जिसपे इंजन उसको घुमाता है, वो टूट गया, उसने आगे जाके और डैमेज कर दिया। तो इस तरह की सीरीज से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ घटनाएं होती रही हैं। तो ये उनके बस की बात नहीं है, ये एक ईगो वाली बात रह गई है उनके लिए अब इस समय, ब्रिटिशर्स के लिए, कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर चलाते हैं, हम एक टाइम पे सुपर पावर थे।
वो जैसे वो अगर आप ध्यान दें, लखनऊ में नवाब होते हैं ना जो, तो पुराने पुराने नवाब वो सड़ी हुई टूटी गली हवेली में रह रहे हैं, वो कुछ साधन नहीं है ना पैसे हैं, तो वो बिल्कुल वही हालत हो गई है और वो लूटे हुए पैसे से काम ज्यादा चल नहीं पाएगा इनका। तो इनके पास एक यही महंगा एक साधन रह गया है इस एयरक्राफ्ट को रिकवर करें, यहाँ से लेके जाएं, 2 से 3 मिलियन के बीच में खर्च करें और अपनी इज्जत को बचाएं। इतना सीक्रेटिव क्यों है? पर एक ऑप्शन सा बीच में भी है, OLX पे बेच डालो या भारतीयों को बेच डालो, हो सकता है कुछ पार्ट्स वर्थ हमारे इंजीनियर्स, बिकॉज आवर इंजीनियर्स वी आर वेरी प्राउड, वी हैव आई थिंक द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग फोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, बी इट इन यस एनी यस डोमेन, यस, वो लार्जेस्ट इसीलिए डरे इंजीनियरिंग। हुए हैं या अच्छा, हमारे पास लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूल है इंडिया में, वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर पूल है। तो हमारा काफी, हम अपने को मानते नहीं है लेकिन हमारा काफी ज्यादा महत्व है। इनफैक्ट अभी आज ही मैंने ट्वीट किया था कि भाई एक आंध्र प्रदेश में एक टेम्पल है, वहां पे एक कॉपर प्लेट मिली है जिसके ऊपर 15th सेंचुरी का, ओके आई थिंक 1453 और समथिंग में उस पे लिखा हुआ है कॉमेट हेली के बारे में। ओके, कैन यू इमेजिन? तो 1500 साल तक भारत ने राज किया है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी का डिक्लाइन आया उसके साथ ही हमारी इकोनॉमी का डिक्लाइन आया और उसके साथ ही हमारे पर अंकुश लग गया विदेशियों का। तो हम बहुत एडवांस हैं और हमें उस तरफ जाना है दोबारा। जी। सर सीक्रेटिव क्यों है? मतलब खड़े हुए हैं वहीं पे, हिलेंगे नहीं, हिलने नहीं देंगे, किसी को घुसने नहीं देंगे, मतलब व्हाट इज सो हाँ, स्पेशल मैंने बताया F-35 आपको, में? क्योंकि हाँ सी, इसका जो इसका जो हार्ट है वो इसका सॉफ्टवेयर ही है। ओके, सब कुछ, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। उसमें जो जहाज में हर कुछ जो चल रहा है वो सॉफ्टवेयर बेस पे चल रहा है। और आप बाकी क्या चोरी कर लेंगे? आप जहाज का पार्ट थोड़ा उतार के ले जाएंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली। उनको, हाँ, डर उनको ये रहता है कि आप जो उसका सॉफ्टवेयर को कहीं डाउनलोड ना कर लें कनेक्ट करके, क्योंकि आपके पास साधन होते हैं हर जहाज के से और आपके पास एक्सपर्टीज है। तो अगर आपने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, आपको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी आगे रिसर्च करने में इस जहाज के ऊपर। ये जहाज की कहानी तो खत्म हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आप इसके बारे में सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। और दूसरा, आप अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी एडवांस कर सकते हैं, क्योंकि F-35 जो है, जो सबसे ज्यादा विद्यमान, सबसे ज्यादा प्रचलित स्टेल्थ फाइटर है इस समय वर्ल्ड में, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वन ऑफ द बेस्ट है। हालांकि हम लोग बहुत इसका मजाक वगैरह उड़ाते रहते हैं, लेकिन इट इज वन ऑफ द बेस्ट। और जो RCS की जैसे बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था, तो दो जहाज, अगर एक फाइटर इधर से आ रहा है ऑर्डिनरी फाइटर और इधर से F-35 आ जाएगा कोई भी वेरिएंट, तो ये 58 किलोमीटर तक आ जाएगा और दूसरे जहाज को पता नहीं चलेगा कि सामने से जहाज आ रहा है। ओके, इसका RCS जो है केवल एक गोल्फ बॉल के बराबर ही है, और वो बहुत ही छोटा है। इससे केवल ओनली एडवांस जो है वो F-22 है, क्योंकि वो 36 किलोमीटर तक आ जाएगा और दूसरे एयरक्राफ्ट को नहीं पता लगेगा। वो एक कंचे के बराबर उसका RCS है, जो मार्बल होता है खेलने वाले बच्चे खेलते हैं जिससे। तो ये इतने एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं, और जितने एडवांस होते हैं उसकी इश्यूज भी होते हैं, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। जी, जी। सर मूविंग फर्दर, इन्होंने पहले ये वाला इंडिया को ऑफर किया था, देखिए वापस इंडिया ही पहुंच गए वो। कुछ ऐसी भी बातें सुनने में आ रही है। अच्छा, एक हाँ, कॉन्स्पिरेसी इंडिया थ्योरी में, इंडिया मतलब इंडिया को, कॉन्स्पिरेसी नहीं, एक थ्योरी और चल रही है कि ये हाँ भारत के जी, ऊपर सर्विलेंस करने आए हुए थे, भारत से इंफॉर्मेशन चुराने आए हुए थे, भारत से डेटा चुराने आए थे, पकड़े गए तो ग्राउंडेड हो गए। ये कहानियां भी बड़ी चल रही है। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, उसमें उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, वो जो आपने बात कही वो बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन याद रखिए जिस तरह से मियां मुनीर को ट्रम्प साहब ने चूना लगाया, तो वो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है USA के, वो कुछ भी बोलते हैं।
अब वो पॉसिबल है नहीं है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है बाद में उसकी सफाई देता रहता है, क्लीनिंग करता रहता है। तो उन्होंने तो पाकिस्तान को भी ऑफर कर दिया था कि हम सारी आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको F-35 दे देंगे, हम आपको बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के इक्विपमेंट दे देंगे। वो ऐसी जो प्रोमिसेस हैं ये भारत को 2001 से की जा रही है, जब बिल क्लिंटन भारत आए थे, और उसके बाद एक दौर शुरू हो गया था जिसमें उन्होंने 44 मेजर टेक्नोलॉजिकल जो थे भारत के साथ अंडरस्टैंडिंग्स की थी। उसमें से ले दे के 2 या 3, एक सिविल जो न्यूक्लियर पैक्ट हुआ था 1-2-3 पैक्ट, फिर बेका का जो था वो इंटेलिजेंस शेयरिंग का, उस पे काम हुआ था। और उसके अलावा सारे जितने भी उनके वादे थे, जितनी भी चीजें थी, वो हवा में ही रह गई, ऑन पेपर रह गई, आज तक नहीं हुई। तो अगर मुनीर साहब सपने ले रहे हैं कि उनको चीन जो है J-35A दे देगा और यूएसए जो है उनको F-35A दे देगा तो उनके वारे न्यारे हो जाएंगे, वो सब होने वाला नहीं है। क्योंकि यूएसए को पता है कि पाकिस्तान जो है वो भरोसेमंद कंट्री है ही नहीं। अगर आप खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की जो 2019 की जो बातें हैं उसके ऊपर गौर करें, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज अ कंट्री विच हैज टोल्ड अस ओनली लाइज एंड गिवन अस ओनली डिसीट, मतलब कि केवल झूठ बोला है और बिल्कुल भ्रम में हमें डाला है, उसके अलावा उन्होंने आज तक कुछ हमारे लिए नहीं किया है। तो इसके बाद बाइडेन ने कहा था कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड। तो जब इस तरह के वो इसके ऊपर अपने राय रखते हैं, तो आप सोचते हैं कि उनको F-35 दे देंगे, क्योंकि जैसे एबटाबाद में उनका एक हेलीकॉप्टर जब ऑपरेशन किया था इन्होंने बिन लादेन को बचाने के लिए, सॉरी मारने के लिए, तो उसमें उनका ब्लैक हॉक गिर गया था वहां पे, और उसको उन्होंने जो डिस्ट्रॉय करने के बाद भी जो खांचा बचा था उसका, और उसके अंदर कुछ जो भी बचे होंगे इक्विपमेंट, वो उन्होंने चीन को सप्लाई कर दिए थे। अफगानिस्तान के ऑपरेशन के दौरान इनकी 2 मिसाइल्स जो थी वो वहां पे बलोचिस्तान में गिर गई थी, और वो इंटैक्ट मिसाइल जो थी इन्होंने उठा के चीन को दे दी थी कि रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, और करी भी उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग की, और उसके ऊपर उन्होंने इनको पाकिस्तान को भी बहुत फायदा हुआ, और उनकी मिसाइल्स जो हैं काफी कुछ उस मिसाइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो ये हवा में बातें हैं, इनके बारे में अगर आप ज्यादा सोचेंगे कि ऐसा सच में होने वाला है तो कुछ नहीं होने वाला है। उसके हम बारे में बात में करेंगे कि क्या इसके पीछे मेन रीजन क्या था कि पाकिस्तान को ऐसा दिया गया। भारत को भी इस गलती में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनका एम है आपको पुराना सड़ा गला माल F-21 ओल्ड वाइन न्यू बॉटल वो पकड़ा दें, जो कि एक्चुअली में F-16 है और कुछ इंप्रूवमेंट्स के साथ। वो हमें नहीं चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट एयरक्राफ्ट हैं, उससे बेटर एयरक्राफ्ट हैं, और हमें नहीं चाहिए वो। हमें चाहिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, हमें चाहिए 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो कि जिसकी तरफ पूरा विश्व बढ़ रहा है। और अभी हमने ईरान के ऊपर भी उसकी प्रबुद्धता देखी कि किस तरह से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ने उनको हतप्रभ कर दिया, वहां पे उनको सरप्राइज कर दिया और पूरा डेसिमेट कर दिया, एक तरह से कह लीजिए। तो हमारी जो डिमांड है वो है, लेकिन फिर आता हूं मैं इस पे कि इसका कॉस्ट अगर आप देखेंगे, मैं आपको 3 तरह के ये होते हैं F-35। तो उसमें F-35A है, F-35B है और F-35C है। तो F-35 ये लाइटनिंग एयरक्राफ्ट कहते हैं इसको, लाइटनिंग 2, ये जॉइंट स्ट्राइक फाइटर है। और कन्वेंशनल जो इनका एयरक्राफ्ट है, जो एयरफोर्स मोस्टली यूज करती है, वो है F-35A, और ये सबसे ज्यादा प्रचलित है पूरे विश्व में। तो इसके बाद आता है F-35B, जो अभी लैंड किया है त्रिवेंद्रम में। ये शॉर्ट फील्ड टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वाला एयरक्राफ्ट है, VTOL। और इसके बाद तीसरा आता है जो कि है F-35C, जो वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग करता है, VTOL एयरक्राफ्ट कहते हैं उसको। तो ये
टोटल जो है इस समय सबसे ज्यादा कोई अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और मॉडर्न एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है वर्ल्ड में तो F-35 ही है। 1100 से ऊपर ये एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं और 49 बेसेस हैं वर्ल्ड वाइड F-35 के, जहां से ऑपरेट करते हैं। 3000 से ऊपर पायलट्स हैं जो क्वालिफाइड हैं इसके ऊपर, और 19,000 के आसपास टेक्नीशियंस हैं जो क्वालिफाइड हैं इसके ऊपर। तो ये बहुत ही प्रचलित एक एयरक्राफ्ट है। और F-35A जो है वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो यूज कर रही हैं जो इनके पार्टनरशिप में हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल, इटली, यूके, जापान, नॉर्वे, यूएसए, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, बेल्जियम, पोलैंड, सिंगापुर, कनाडा, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। सो लाइन लगी हुई है, इस तरह के कंट्रीज जो है इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ये 1800 पाउंड जो है फ्यूल कैरी करते हैं। ये 680 माइल्स का इनका जो कॉम्बैट रेडियस है। और फिर 2000 से ज्यादा, याद रखिए 2000 से ज्यादा इसके ऑर्डर्स हैं जो प्लेस हो रखे हैं। J-35B जो है वो फर्स्ट स्टेल्थ VTOL एयरक्राफ्ट है, VSTOL एयरक्राफ्ट है। और ये मोस्टली एयरक्राफ्ट कैरियर से यूज होते हैं। तो यूएसए के पास है, यूके के पास है, इटली के पास है, और जापान जो है वो इसको इजुमो और कागा, दो उनके पास हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, वहां से यूज कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि एक हेलीकॉप्टर कैरियर जिसका जो छोटा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर से, उससे भी यूज किया जा सकता है। अब F-35A जो है चीपेस्ट है, वन ऑफ द चीपेस्ट। ओके, बाय द वे, लोग कहते हैं बड़ा महंगा एयरक्राफ्ट है, मैं उसके ऊपर बाद में आऊंगा। 82.5 मिलियन लगभग उसकी कॉस्ट है, जबकि F-35B जो एयरक्राफ्ट कैरियर से यूज होता है ये सबसे महंगा है। 109 मिलियन पर पीस की कॉस्ट आती है। और कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि बहुत सारी चीजें आप चाहते हैं नहीं लें, और ले आपकी खुद की जो उसमें इंप्रूवमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से भी कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसका भी जो कॉम्बैट रेडियस है वो 520 माइल्स का रेडियस है, लेकिन इसमें फ्यूल जो है कम दिया जाता है। सबसे छोटा है जो F-35B है, ये सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है। इसका विंग स्पैन छोटा है, फ्यूल कैपेसिटी इसकी 15,000 पाउंड है, जो कि ऑलमोस्ट 30% लेस है नॉर्मल F-35 से। और तो ये लेकिन मजे की चीज ये है कि ये 600 मीटर, जैसे F-35A जो है उसको पूरा प्रॉपर रनवे चाहिए, 8,000 फुट का रनवे उसका चाहिए। लेकिन जो F-35B है ये केवल 600 फीट में ही टेक ऑफ कर जाता है, और फिर वर्टिकल लैंडिंग भी कर जाता है, और नॉर्मल लैंडिंग तो ऑब्वियसली कर ही लेता है नॉर्मल रनवे पे। तो ये इसका सेकंड वर्जन है। और थर्ड जो है वो है F-35C, जो केवल यूएसए यूज करता है, उसकी नेवी और मरीन्स यूज करते हैं। तो ये जो है, मैंने पहले जैसे आपको बताया, ये वर्टिकल टेक ऑफ भी करता है और वर्टिकल लैंडिंग भी करता है। और ये इनका मतलब सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इसका साइज भी बड़ा है, विंग स्पैन ज्यादा है, फ्यूल भी ज्यादा कैरी करता है, 20,000 पाउंड फ्यूल कैरी करता है, और 102 मिलियन के आसपास की लगभग इसकी कॉस्ट है। और ये 413 के आसपास इसकी ऑर्डर बुक है। तो ये जो है पूरा F-35 का एक पूरा सिस्टम है। कितने वेरिएंट्स हैं ये आपको मैंने शॉर्ट में बताया है, बहुत इसकी डिटेल्स में जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से करके ये है। तो आपको मैं कह रहा था कि बात करेंगे कि भाई हम क्यों नहीं ले रहे हैं इसको, या लोग कहते हैं बड़ा महंगा है। इसकी ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मतलब कि पर आवर जो इसकी ऑपरेशन कॉस्ट है वो $42,000 है, जो काफी महंगी है। ओके, अब उसमें क्योंकि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, तो उसमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसके सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस, उसके जो बाहर आउटर कोटिंग होती है उसका मेंटेनेंस, और बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिनको आपको मेंटेन करना होता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट वो ऑपरेशन कॉस्ट में ही आती है, डिवाइड करके बताई जाती है। और जबकि इसको कंपैरिजन करें अगर आप रफाइल से, तो रफाइल की पर आवर कॉस्ट जो है वो 21,500, तो ऑलमोस्ट हाफ है। और Su-30 जो है MKI जो भारत के पास है, उसमें तो केवल $12,000 पर आवर के हिसाब से ही उसकी कॉस्ट आ जाती है। तो इसीलिए लोग जो कहते हैं ना कि ये बहुत कॉस्टली है या ये है वो है,
मेन रीजन यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, तो कॉस्टली होना ही है। जैसे आप जनरेशंस में आगे बढ़ते जाएंगे वो उसकी पर आवर कॉस्ट बढ़ती जाएगी। हो सकता है बिकॉज कितने नंबर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे पर पीस की कॉस्ट कम हो जाती है। तो इतना लार्ज नंबर, जैसे 1100 ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 3000 की ऑर्डर बुक है, तो पर पीस तो कॉस्ट कम हो जाती है लेकिन ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। कई होते हैं एयरक्राफ्ट जो कि पर पीस कॉस्ट, क्योंकि आपने उसके नंबर ही 500 बनाए या 200 बनाए, तो वो पर पीस कॉस्ट, क्योंकि रिसर्च की कॉस्ट भी इसमें आती है, तो वो रिसर्च की कॉस्ट फिर उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट को आपको डिवाइड करना पड़ता है और उसके पास आप पर पीस। तो आपको जो डे टू डे ऑपरेशन है, अगर आपने नॉर्मल अपना एक यूवी वाला कुछ वाटर फिल्टर ले लिया है या कोई एडवांस फिल्टर ले लिया है, तो आप सोचते हैं ये तो बड़ा सस्ता मिल गया, मेरे को 10,000 में 15,000 में मिल गया। लेकिन आप भूल जाते हैं कि उसका हर साल जो है वो आरओ का या वाटर फिल्टर का आपको 5 से 10,000 जो रिकरिंग कॉस्ट होता है वो आपको बहुत चुभता है, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं देते हैं। या एएमसी करते हैं आप किसी भी अपने इक्विपमेंट की, तो उसको कितनी कॉस्टली होती है उसको आप कभी ध्यान में नहीं रखते हैं। तो वही बात इस एयरक्राफ्ट में भी आ जाती है कि इसके जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है, और इसीलिए भारत उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। और अगर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया होता तो भारत को मिल भी सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भारत F-57 की तरफ देखेगा तो उसकी हमें अभी नहीं पता है, उसकी पर पीस कॉस्ट उसकी भी काफी कम है, और वो कह रहे हैं कि भारत में उसकी फैक्ट्री लगा देंगे, प्रोडक्शन यूनिट लगा देंगे, जो भारत में ऑलरेडी HL Su-30 बना रहा है वही उसको अपग्रेड कर देंगे, और इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो भारतीय जो सरकार है उसके बारे में क्या डिसाइड करती है वो भारत सरकार ही बताएगी। लेकिन ये इसका मोटा मोटा जो मैंने आपको बातचीत बताई है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भारत की पूरी मीडिया बात कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया लगा रही है कि भाई ओलेक्स पे बेच डालो, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया कि इट इज अप फॉर ऑक्शन विद अ क्वेश्चन मार्क, इज F-35 भी अप फॉर ऑक्शन। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ब्रिटिश की मीडिया, शिव अरोड़ का आज सुबह का ही ट्वीट है, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि ब्रिटेन की मीडिया में इसका जिक्र भी नहीं है, नॉट अ सिंगल लाइन, नॉट अ सिंगल वर्ड, नॉट अ सिंगल मेंशन। ऐसा क्यों है? शर्मिंदा हो गए हैं या फिर इनको डर लगा हुआ है किसी और बात का भी कि बाकी जगह पे भी बात फैल जाएगी? आप नहीं, ऑब्वियसली सी ऑपरेशन रीजन से ये लोग नहीं बताते हैं। और याद रखिए कि वेस्ट का तो हमेशा से प्रोपेगेंडा तो रहता ही है। जो आपकी अगर बात होगी उसको अगर 5% होगी तो उसको 100% बताएंगे, और जो अपनी बात 100% होगी उसको 5% बताएंगे। तो वो तो उनका प्रोपेगेंडा चलता ही है, और अपने जो फेलियर्स होते हैं उसको वो उतना कभी नहीं बताएंगे। और ये मैंने जैसे आपको बताया कि HMS प्रिंस ऑफ वेल्स की बहुत ज्यादा छीछा दे दे रही है यूके में, तो उनकी जनता जो है वो तो कहते हैं कि इसको आप बेच दीजिए, वो जहाज को वहां पे, उनकी वहां पे उसकी जो खुद की वहां की जनता है, वहां के जो पब्लिकेशंस हैं, वो कहते हैं आप इसको नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, ये आपकी औकात के बाहर है, इसको बेच दीजिए, आप सुपर पावर नहीं है, आप उस बात को मान लीजिए और अपना जिस तरह से नॉर्मल जो आप ऑपरेशंस करते थे वो करिए। तो वो तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई जो किसी ने नहीं बताई है बात, ठीक है, और वो है कि एक्चुअल में क्या हुआ था इस एयरक्राफ्ट के साथ। क्योंकि मैंने शुरू में जैसे बताया था कि ये सीक्वेंस बताया था इवेंट्स का, लेकिन एक्चुअल उस एयरक्राफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, और जैसे आप बार बार पूछ रही थी कि भाई उनको क्या छुपा क्या रहे हैं, तो याद रखिए कि वहां पे जब इसको इंजन का इशू हुआ, तो इंजन के इशू के साथ साथ हो सकता है कि इनको हाइड्रोलिक जो उसका सिस्टम है उसमें भी इशू आने लगे। क्योंकि जब आप वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करते हैं तो उसका जो नोजल होता है वो नीचे की तरफ जाता है, जो कि हाइड्रोलिक्स उसको ऑपरेट करता है, ठीक है। उसका जो थ्रस्ट फैक्टरिंग होती है वो भी उसको भी यूज करने के लिए हाइड्रोलिक्स, फिर कंट्रोल सिस्टम, फिर लैंडिंग गियर, ये सब जो है
हाइड्रोलिक्स पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आपके इंजन के पावर के साथ साथ हाइड्रोलिक्स में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो ये भी एक मेजर कारण हो सकता है कि वो डाइवर्ट किए और ग्राउंड पे पता लगा कि सच में हाइड्रोलिक्स में भी प्रॉब्लम थी। अब एक और चीज बताता हूं जो किसी ने नहीं बताई होगी, वो है कि इनके जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो एक्चुअली हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है, ये फ्यूल ड्रेटिक सिस्टम। ओके, सो फ्यूल ड्रेटिक सिस्टम में क्या होता है कि एक हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है वो अलग यूज होता है, और जो एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल आप जला रहे हैं चलाने के लिए इंजन, वो अलग होता है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट में वेट कम करने के लिए वो हाइड्रोलिक फ्लूइड को निकाल दिया गया, जो अपने एयरक्राफ्ट का फ्यूल होता है उसी को यूज किया गया एज हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो इसीलिए उसको फ्यूल ड्रेटिक कहते हैं। तो अब आपने ध्यान करें, अगर पूरे सीक्वेंस को लें तो उनके इंजन में कुछ इश्यू हुआ, वेट कम करने के लिए कि लैंड कर पाए वहां पे उन्होंने फ्यूल को डंप किया। तो हो सकता है कि फ्यूल इतना ज्यादा डंप किया गया हो कि ये जो इनका फ्यूल रेटिक सिस्टम था, ये पूरी पावर जो उसमें अवेलेबल होनी चाहिए, जिसको पीएसआई में हम लोग नापते हैं, वो अवेलेबल ना हो। और वो अवेलेबल ना हो इसलिए इनका जो इंजन का जो नोजल है वो ऑपरेट ठीक से ना करे, या थ्रस्ट वेक्टरिंग ना हो पाए, और कंट्रोल्स भी हो सकता है उनको खतरा हो कि ठीक से ना ऑपरेट होए। लैंडिंग गियर जो होता है उसके सिस्टम दो अलग, इमरजेंसी में भी लैंडिंग गियर डाउन की जा सकती है, उसके सिस्टम होते हैं। प्लस इनके पास एक रिडंडेंसी होती है, एक बैकअप मोटर पंप होता है, जिससे भी आप प्रेशर डेवलप करके कुछ कुछ काम कर सकते हैं। तो ये बात और ये फ्यूल ड्रेटिक वाली बात मैं बता रहा हूं आपको, किसी ने नहीं बताई है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये बात जो है ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका इशू आया है, पहले भी आया है। और इसके जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स, याद रखिए कि F-35 और जितने भी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो थर्ड पार्टी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको अगर याद हो, बहुत समय पहले, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल 2 साल पहले की बात है, जब एकदम से वहां पे घबराहट फैल गई थी पूरे अमेरिका में, क्योंकि जो इसके जो मैग्नेट्स थे, जो मिनिएचर मैग्नेट्स होते हैं, यूज होते हैं एयरक्राफ्ट में, बहुत जो बेस्ड होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर, और वो जो थे, पाया गया कि वो मैग्नेट्स जो थे वो चाइना में प्रोड्यूस किए गए थे। तो एकदम से वहां पे तहलका मच गया था कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया। और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा उपयोग होता है मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट में और मॉडर्न फाइटर जेट्स में, जो अभी ट्रंप ने जो घुटने टेके हैं चीन के सामने, उसमें एक कारण ये भी है कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो उनके पास सप्लाई चेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चीन ने उनका बिल्कुल गर्दन दबोच के कहा कि हम आपको नहीं देंगे। तो वन ऑफ द रीजंस वाज दैट। तो बहरहाल, तो ये कारण होते हैं कि जो इक्विपमेंट कई बार आ रहे होते हैं वो पूरी तरह से सजग नहीं होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, क्वालिटी एश्योरेंस अच्छी नहीं होती है। और इस सिस्टम में जो फ्यूल रेटिक सिस्टम है इनका, उसमें ये प्रॉब्लम आई है। तो ये एक कारण हो सकता है कि वो या तो सिस्टम फेल हुआ है, या इनकी फ्यूल डंपिंग से फ्यूल कम हुआ है, जिससे पूरा प्रेशर डेवलप नहीं हो पाया। तो इनके पास 3 इमरजेंसी हो गई। इनके पास पार्शियल पावर थी, इनके पास फ्यूल कम था, और इनका हाइड्रोलिक सिस्टम जो था वो पूरी तरह से ऑपरेट नहीं कर रहा था। कि बड़े-बड़े देशों में इतनी सारी बातें छुपाई जाती हैं जस्ट टू डंप इट टू द अदर थर्ड पार्टी। पाकिस्तान को इन लोगों ने यस, एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बना रखा है, वेदर इट इज न्यूक्लियर और इट इज एफ सीरीज और एनीथिंग। एंड एंड ऑफ द डे या दे आर द बिगेस्ट फूल्स एक्चुअली, क्योंकि वैसे भी जो, अब मैं क्या बताऊं, जो झाड़ू के ऊपर उड़ते हो तो वो हवाई जहाज कैसे उड़ाएंगे। सो अच्छा, मैं दिस इज एक वेरी और बात कर लेता हूँ थोड़ी सी भारत के बारे में ही, क्योंकि जैसे आपने क्योंकि पूछा मेरे से ना कि भारत को F-35, तो इंटरेस्टिंग जी। भारत को इस समय, इसके हम कभी लंबा प्रोग्राम भी कर लेंगे, बट शॉर्ट में एक बताता हूं कि भारत को इस समय सच में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए ये देश जो है भारत को ब्लैकमेल कर पा रहे हैं। क्योंकि जो 3 दशक तक हमने गड़बड़ी की,
1980s 90s एंड 2000 में जो गड़बड़ी की, जो हमने प्रोग्रेस अपनी जो थी काफी ज्यादा जो स्लो डाउन हो गई थी उससे, और जो जो डिफेंस सेक्टर था स्पेशली उसको हमने बढ़ने नहीं दिया, उससे भारत को बहुत नुकसान हुआ है। और स्पेशली जो R&D जो है भारत का वो बहुत लो रहा है। तो हम अपनी ना तो इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए, और मेन जो है अगर आप देखिए कि भारत को एयरफ्रेम की प्रॉब्लम नहीं है। भारत को इस समय मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वो इंजन के कारण आ रही है, और उसी के कारण हमारा जो पूरा एक जो प्रोग्रेस है, जो हमारी 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए वो डिप्लीट होके 29 हो गई है, और 29 से 27 हो जाएंगी क्योंकि मिग 21 भी इस साल खत्म है। तो इस समय 15 Su-30 MKI स्क्वाड्रन्स हैं, 6 जैगुआर स्क्वाड्रन्स हैं, और ये जैगुआर स्क्वाड्रन्स भी जो हैं, और 3 मिराज स्क्वाड्रन्स हैं, ये भी 2035 तक हम खींच रहे हैं किसी तरह से। फिर 3 MiG-29 स्क्वाड्रन्स हैं, 2 राफेल स्क्वाड्रन्स हैं, और 2 तेजस स्क्वाड्रन्स हैं, और तेजस मार्क 1 की एक और स्क्वाड्रन सुलूर में कमीशन होने वाली है। तो ले देखिए अगर आप नंबर काउंट करेंगे तो हो जाएंगे 33। आप कहेंगे भाई 33 हो गए, आप 29 कैसे कह रहे हैं? तो हमने उसमें क्या किया है कि जो 12 स्क्वाड्रन थी हमारी Su-30 MKI की, उसको डिवाइड करके 15 स्क्वाड्रन्स कर दिए हैं, सो दैट हर जगह से हमारे ऑपरेशंस अफेक्ट ना हो। लेकिन नंबर जो है एयरक्राफ्ट का वो वही है, और वो और डिप्लीट होएगा। तो हमारे लिए, जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने लिखा था कि वी आर वर्किंग एट 50 to 60% ऑफ आवर कैपेसिटी, तो उसमें कुछ सच्चाई है। थोड़ा सा उन्होंने ज्यादा कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी सच्चाई है। तो हमारे को किसी भी तरीके से ये इंजन जो है उसकी डिलीवरी शुरू हो गई है, लेकिन उसको हमें द्रुतमान गति से उस पर काम करना है। ये प्लीज स्टॉप दिस 80s और 90s का एटीट्यूड की हम सुबह 10 बजे आएंगे, फिर टी ब्रेक पे चले जाएंगे, फिर आएंगे, आधा घंटा काम करेंगे, लंच ब्रेक हो गया, फिर 2 घंटे काम किया, फिर पैकअप का टाइम हो गया, अब हम केवल ओवर टाइम में काम करेंगे। प्लीज बंद करिए, देश को नुकसान हो रहा है। 83 MK जो मार्क 1 है, तेजस मार्क 1, उसका हमने और अल्फा मार्क 1 अल्फा उसका ऑर्डर किया हुआ है। वो अभी टाइम लगेगा आने में। 93 और उसके अलावा हमने रिजर्व में रखे हुए ऑर्डर्स, वो उनका तो अभी पता ही नहीं है। तो टोटल 180 के आसपास संख्या हो जाएगी, जिससे 10 स्क्वाड्रन्स बन जाएंगी। क्योंकि मार्क 1 तो ऑलमोस्ट सप्लाई हो चुके हैं। ओके, 40 हमने ऑर्डर किए थे, उसमें 34 सप्लाई हो चुके हैं, 6 ही रह गए हैं। लेकिन मार्क 1 अल्फा पे गौर करिए प्लीज, उसको बढ़ाइए आगे आप। और जब मार्क 1 अल्फा आगे बढ़ेगा तभी जाके हम मार्क 2 पे जोर दे पाएंगे, क्योंकि मार्क 2 जो है तेजस मार्क 2 वो 2023 में उसका शुरू होना था पूरा कार्यक्रम, वो शिफ्ट हो गया, 2026 हो गया, और अभी 2026 में होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है। फिर 2028 तक उसकी फ्लाइट होनी थी, 2030 तक प्रोडक्शन एंड इंडक्शन शुरू होना था। 108 का ऑर्डर है, जिसको भारत सरकार ने कहा था कि हम 200 तक लेके जाएंगे, तो वो कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक। फिर अच्छा, इसमें प्रॉब्लम और भी है। इंजन की तो मैंने कही प्रॉब्लम, साथ साथ ही उसमें जो इंडिजिनस जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने 65 to 80% कर दिए हैं, तो बढ़ गए हैं। तो उसकी सप्लाई चेन में भी कुछ कुछ इशू आ रहा है, लेकिन वो हर देश में होता है। वो चाहे अगर आप F-35 को ले लें तो उसके सप्लाई चेन में भी काफी ज्यादा इश्यूज हैं। इनफैक्ट उसका जो टेक्नोलॉजी रिफ्रेशर 3 जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड है वो बहुत समय से पेंडिंग चल रहा है। इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि वाई इंडिया शुड कंसीडर F-35, तो उसके लोगों ने बड़े चढ़ गए थे मेरे ऊपर कि भाई आपने ऐसे कह दिया, आप तो यूएसए के लिए काम करते हैं, वहां के जासूस टाइप। तो भाई ऐसा नहीं होता है। आपको जितने भी मार्केट में ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमारा जो 114 एयरक्राफ्ट का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है, हमें लेने हैं, डिप्लीट हो रही है संख्या हमारी। तो ये भी एक भारत को चाहिए, तो कंसीडर तो करेंगे ना आप। ये नहीं है कि बिल्कुल खारिज कर देंगे। आप F-35 भी कंसीडर करेंगे, वो आपको सूट नहीं करता, आप कहते हैं हमें सूट नहीं करता है। Su-30 57 आप कंसीडर करेंगे, सूट करता है नहीं करता है वो, लेकिन आपको हर एक चीज को नाप तोल करना पड़ेगी, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। तो एम का जो है वो 2035 तक की बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ कुछ अंदर की खबर आ रही हो सकती है और डिले हो जाए, या हो सकता है और फास्ट हो जाए। और उसकी 7 स्क्वाड्रन्स लेनी है, 2 एम का मार्क 1, 7 एम का मार्क
2, लेकिन उसका इंजन जो है उसका ही अभी तक कोई क्रैक नहीं हुआ है, किसी कंपनी के साथ अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर उसके बाद रिसर्च होगी, फिर वो उसका सीरियल प्रोडक्शन होएगा। तो काफी ज्यादा लंबी बातें हैं और हमने ये तो सीखा है श्योर कि जो मिराज 2000 हमने जब लिया था या फिर राफेल लिया जब, तो फ्लाई ओवर कंडीशन में लिए थे ये एयरक्राफ्ट, और वो एक मिस्टेक है। लेट मी टेल यू, जो लोकल प्रोडक्शन होता है, जैसे सू-30 का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, सो इट इज अ गुड थिंग, क्योंकि आप जब भी चाहें ऑर्डर करें और उसके बाद उसकी जो लाइसेंस फी है दें और उस जहाज को लें, आपके आपके अंडर में है। अगर वो मना भी कर देता है कोई आपके ऊपर, किसी भी तरह का कोई दबाव डाल देते हैं कि नहीं देंगे, तो आपके पास है। इस समय तो विश्व में बातें चल रही हैं कि आप सू-30 जो है वो आर्मेनिया को सप्लाई कर दीजिए, और या स्पेयर पार्ट जो है रशिया नहीं सप्लाई कर पा रहा है, भारत सप्लाई कर दे उसको। ठीक है, तो ये जैसे मिग-29 का इंजन भारत में बनता है अंडर लाइसेंस, तो ये बहुत सुविधाएं हैं भारत को। तो अपने देश में बनाइए, इंडिजिनस बनाइए, लेकिन जो भी बनाइए बाहर से लेके आइए, लेकिन प्लीज करिए काम इसके ऊपर, तेजी से करिए। इस तरह के ये F-35 आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो ऑब्वियसली हमने इसके ऊपर गौर किया, लेकिन भारत को सजगता अपनी दिखानी है और प्रोग्रेस करनी है। जी, काफ़ी डिटेल था सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एंड अगर व्यूअर्स की कोई रिक्वेस्ट है संदीप धवन सर से, दे वांट टू कवर, प्लीज राइट टू आवर, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सर, आप कुछ ऐड करने वाले थे टुवर्ड्स द कंक्लूडिंग पॉइंट? जी। अच्छा, किस बारे में? So you were about to say something basically in context of Pakistan and China. F-35B की हालत देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पाकिस्तान अब इसको लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा। उनके सपनों पे पानी फिरने वाला है बहुत जल्दी। जी। हाँ, वो ओके ओके ओके। तो जे 35A जो सप्लाई हो रहा है, इसके बारे में अभी मैंने पिछले दिनों ही एक बातचीत की थी। बहुत ज्यादा 3 लाख के आसपास उसके व्यूज गए थे, और तो ये एयरक्राफ्ट जो है, जो पाकिस्तान बिल्कुल बल्ले बल्ले हो रखा है इस समय, और ना तो चीन की नेवी ने तक अभी इंडक्शन किया है उसका, ना चीन की एयरफोर्स ने उसका इंडक्शन किया है। उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। आपने देखा है विश्व में कोई ऐसा पागल इंसान या ऐसा कोई पागल देश जो कि कोई एयरक्राफ्ट अभी प्रोडक्शन भी नहीं शुरू हुआ हो, इंडक्शन भी नहीं हुआ हो, ट्रायल्स ही चल रहे हो, और उसको उतावलेपन में आप कहें हम ले लेंगे? तो एक बात बिल्कुल सही है कि जो पाकिस्तान जो है, या तो एक अपना मतवालापन दिखा रहा है, पागलपन दिखा रहा है, या फिर ये चाइना ही है जो पोजीशन कर रहा है J-35A को पाकिस्तान में, जो बात करता है कि हम अभी नहीं 2030 में नहीं 2025 में दे देंगे, हम आपको अगस्त में दे देंगे, 50% डिस्काउंट पे दे देंगे। ऐसे कौन बात करता है? हमें तो नहीं कहा इसने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि आप 35% या 50% डिस्काउंट पे F-35 ले लीजिए, या उन्होंने पाकिस्तान को भी नहीं कहा, या आपको क्या फ्रांस ने कह दिया था कि आप राफेल ले लीजिए भाई 50% डिस्काउंट पे? क्यों देगा कोई देश किसी को इतने डिस्काउंट पे? तो ये उसी तरह से, जिस तरह से उन्होंने JF-17 इनको टिकाया, जो थंडर उसको कहते हैं, और वो निकला ब्लंडर, तो वो कहां से भाई? ना वो ऑपरेट करते हैं JF-17 को। वो 1960s का MiG-21 था, उसके ऊपर उन्होंने J-7 बनाया, उसके ऊपर आपने चेप दिया इनको। खुद J-7 यूज नहीं करते हैं और इनको चेप दिया यहाँ पे। J-17 चेपा, अब आपको J-17 चेपा, अब जो है J-35A की बात कर रहे हैं। तो कौन सा देश ऐसा होगा जो बिना किसी टेस्टेड एयरक्राफ्ट के, नॉट कॉम्बैट टेस्टेड एयरक्राफ्ट, वो लेगा? तो 100% बात यह है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बियॉन्ड है पाकिस्तान के मीन्स एंड वेज एंड मीन्स से, तो ये यहाँ पोजीशन किया जा रहा है। और बहुत बड़ी एक, जो मैं कहूंगा एक षड्यंत्र है, एक तैयारी है,
युद्ध की, और उसमें ये दोबारा टेस्ट करने जा रहे हैं इक्विपमेंट, और पूरा अंदेशा है, जो मैंने शायद पिछली बार भी बताया था आपको, कि 6 मंथ से लेकर नेक्स्ट 2 to 3 years में एक ऑपरेशन और होएगा। और ये टाइमलाइन मैच करती है मियां मुनीर के रिटायरमेंट से, जो कि एक्सटेंशन लेके 2027 तक चली गई है, और उस समय भी वो रिटायर होंगे कि नहीं होंगे वो नहीं पता है। जी, फील्ड मार्शल बन चुके ऑलरेडी। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट। तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। जय हिंद, सत श्री अकाल।